अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग सोनवीर सर द्वारा तैयार किए गए एसएससी जीडी जीएस प्रैक्टिस सेट 4 का एक मेगा रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले स्लाइड नंबर 1 पर सोनवीर सर ने जो 3 गुरु मंत्र दिए हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी हैं उन सभी के लिए जो एग्जाम की इस भीड़ में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हाँ, तो पहला मंत्र है अंतिम स्टेज। इसका मतलब यह है कि अब पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस का समय शुरू हो चुका है। दूसरा है दुगना फोकस, यानी इधर उधर की बातें छोड़ें और अपने फोकस को दुगना करके पढ़ाई का समय बढ़ाएं। और तीसरा मंत्र जो सबसे खास है, डरे नहीं। मतलब कई बार मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, है ना, तो हम घबराकर मेहनत करना छोड़ देते हैं, लेकिन निरंतरता से ही अंक बढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सही बात है। तो अपने पहले विषय पर आते हैं, संस्कृति, विरासत और सिनेमा, जहां एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। हाँ, और इस पर एक डायरेक्ट सवाल भी बनता है। MCQ, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? उत्तर भारत 1910। अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये लगभग 2000 साल पुरानी कला है। इससे पहले सदीर अट्टम या मंदिरों के नृत्य के रूप में जाना जाता था। इसका सीधा संबंध भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और शैव धर्म से है। ओह वाओ, 2000 साल पुराना। और इस नृत्य के 6 भाग होते हैं, है ना? शुरुआत अलारीपू से होती है और अंत तिल्लाना पर। सुनवीर सर ने इसकी एक बड़ी मस्त ट्रिक दी है, लास्ट में चिल्लाना यानी तिल्लाना। हंसते हुए, हाँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें 2 और टर्म्स आते हैं। एक है एकाहार्य, जिसमें एक ही इंसान अलग अलग किरदार निभाता है, और दूसरा है नटुअनार, जो इस नृत्य का निर्देशक होता है और पीछे बैठकर कविता पढ़ता है। अच्छा, तो डायरेक्टर एक तरह से वही होता है। और इसकी 3 मुख्य शैलियां भी तो हैं, कलाक्षेत्र, वाजुवोर और पांडानलोर। बिल्कुल। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंदनालूर शैली की मुख्य प्रतिपादक मीनाक्षी पिल्लई हैं। इसके अलावा तांजोर क्वार्टेट का नाम भरतनाट्यम से जुड़ा है, जिसमें पुन्नैया, चिन्नैया, वडीवेलु और शिवानंदन शामिल हैं। सही। स्लाइड में कुछ और भी कलाकारों के नाम हैं, जैसे मोहिनी अट्टम के लिए कल्याणी कुट्टी अम्मा। इसके ट्रिक तो मुझे बहुत ही मजेदार लगी। अम्मा सबको मोहित करती हैं। हाँ, और मणिपुरी नृत्य के लिए झावेरी बहनें हैं। एक और रोचक तथ्य है, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर यानी उसके मेन गेट पर भरतनाट्यम की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। क्या बात है। तो अब मंदिरों की कला से आगे बढ़ते हुए इन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर चलते हैं, यानी यूनेस्को साइट्स। भारत की यूनेस्को टाइमलाइन काफी बड़ी है। 1986 में शुरुआत हुई गोवा के मठ्स और चर्चेस से। सही कहा। फिर 1987 का साल काफी महत्वपूर्ण रहा। सुंदरबंस, चोला मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं और पत्तड़कल को शामिल किया गया। फिर 1989 में सांची का स्तूप इस लिस्ट में आया। वेट, ये वही सांची स्तूपा है ना, जो हमारे 200 रुपए के नोट के पीछे बना होता है? हाँ, बिल्कुल वही। फिर 1993 में दिल्ली के हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार इस लिस्ट में शामिल हुए। और इसके बाद आती हैं हमारी माउंटेन रेलवेज। ओह, इसकी ट्रिक तो मुझे बोलने दीजिए, ये बहुत फनी है। ट्रिक है, दादी जी के कपड़ों में नील लगा दियो वरना कालका मैया बन जाएंगी। मतलब दादी जी से दार्जिलिंग, जो 1999 में शामिल हुआ। हाँ, और नील से नीलगिरी, जो 2005 में आया, और कालका से कालका शिमला, जो 2008 में आया। बहुत बढ़िया। इसके आगे देखें तो 2002 में महाबोधि मंदिर, 2004 में CST मुंबई और 2007 में लाल किला आए। और 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया, जिसकी ट्रिक सर ने बताई है 20 का 10 बना दे। फिर 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किले शामिल हुए। बिल्कुल। 2016 एक बड़ा साल था। नालंदा, खांचनजोंगा, जो कि एकमात्र मिक्स्ड साइट है, और लेक और बूजियर के आर्किटेक्चर को जगह मिली। फिर 2018 में विक्टोरियन गॉथिक शामिल हुआ। और अगर हम बिल्कुल नवीनतम शहरों की बात करें तो 2017 में अहमदाबाद और 2019 में जयपुर आए। 2021 में धौलावीरा और रमप्पा मंदिर आए। हाँ, और 2023 में होयसाना मंदिर और शांति निकेतन जुगे। और सबसे लेटेस्ट 2024 में असम के मोइडॉम्स और मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें 12 किले हैं, वो शामिल हुए हैं। तो ये तो हो गई इमारतों की बात। अब चलते हैं उन कहानियों पर जो पर्दे पर जिंदा रहती हैं, यानी
सिनेमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का इतिहास 1913 की राजा हरिश्चंद्र से शुरू होता है। इसकी पहली विजेता 1969 में देविका रानी थी। सही बात है। और पहले पुरुष विजेता 1970 में बीरेंद्र नाथ सरकार थे। पृथ्वीराज कपूर को 1971 में मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था। हाल ही के विजेताओं की बात करें तो 50वां अमिताभ बच्चन को, 54वां मिथुन को और 55वां मोहनलाल को मिला है। और इंटरनेशनल लेवल पर देखे हैं तो ऑस्कर्स, जिसे AMPAS भी कहते हैं, ये 1927 में बना था और पहला अवार्ड 1929 में दिया गया। भारत की पहली नॉमिनेटेड फिल्म 1957 की मदर इंडिया थी। हाँ, और पहली भारतीय विजेता भानु अथैया थी, जिन्हें 1983 में गांधी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। और ध्यान रखिएगा, 2025 के लिए हमारी तरफ से लापता लेडीज और अनुजा नॉमिनेट हुई हैं। तो कहानियों से निकलकर अब हम आते हैं देश के बुनियादी ढांचे पर, यानी राष्ट्र निर्माण, सड़कें, खेल, किताबें और संविधान। शुरुआत करते हैं NHAI से। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई, लेकिन काम 1995 में शुरू हुआ। इसका हेडक्वार्टर द्वारका में है और इसका मोटो देखिए, सड़कें ही नहीं, राष्ट्र निर्माण भी। ये मोटो बहुत पावरफुल है और इसमें 2 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली 2016 की सेतु भारतम, जिसका लक्ष्य राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था, और दूसरी 2017 की भारतमाला, जिसमें 34,800 किलोमीटर सड़कें बनानी थी। बिल्कुल। अब सड़कों से चलते हैं खेल के मैदान में, जहां राष्ट्र निर्माण जज्बे से होता है। ICC पुरुष ODI विश्व कप में भारत का इतिहास बड़ा शानदार रहा है। पहली जीत 1983 में आई, जब हमने वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराया था। हाँ, उस वक्त कपिल देव कैप्टन थे, है ना? और सबसे ज्यादा रन श्रीकांत ने बनाए थे और मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे। दूसरी जीत तो मुझे अच्छे से याद है, 2011 में। सही कहा। और सोर्स के हिसाब से एक स्पेसिफिक फैक्ट ध्यान में रखना है। 2011 में लॉर्ड्स के मैदान में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। धोनी कप्तान और मैन ऑफ द मैच थे और सबसे ज्यादा रन गंभीर ने बनाए थे। सही बात है। हालांकि हम 2003 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हारकर रनर्स अप भी रहे हैं। विश्व कप विजेताओं में ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है, जिसमें 1999 और 2007 तक की हैट्रिक है। हाँ, और पाकिस्तान 1992 में, श्रीलंका 1996 में और इंग्लैंड 2019 में जीता था। खेल के बाद अब थोड़ा किताबों की तरफ चलते हैं। स्लाइड नंबर 7 पर एक कमाल की पिक्टोरियल मेमोरी लिस्ट है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। गीता हरिहरन की द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ साइलेंस, मीना अलेक्जेंडर की फॉल्ट लाइन्स और नमिता गोखले की थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और मीना कंदासामी की किताब व्हेन आई हिट यू की ट्रिक तो देखिए, गुस्से में कंधा से मारूंगी, बहुत मजेदार है। इसके अलावा अवनी दोषी की बर्न्ट शुगर, अनुकृति उपाध्याय की द ब्लू विमेन भी हैं। नंदिनी दास की कॉटिंग इंडिया, प्रीति शनोए की अ प्लेस कॉल्ड होम और के शैलजा की माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो इन किताबों से आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी सबसे बड़ी किताब पर आते हैं, संविधान। बिल्कुल, और यहाँ एक जरूरी MCQ बनता है। MCQ, आपातकालीन प्रावधान और संघीय योजना, राज्यपाल, न्यायपालिका कहाँ से लिए गए हैं? जिसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन संविधान पढ़ते वक्त एक सवाल आता है, क्या हमने सच में बस अलग-अलग देशों से चीजें कॉपी पेस्ट की हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये कॉपी पेस्ट नहीं है। हमने दुनिया के बेहतरीन कानूनों को अपनी स्थिति के हिसाब से ढाला है। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली। अच्छा, और USA से क्या लिया? USA से उपराष्ट्रपति का पद लिया, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची ली, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान आए, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आई और फ्रांस से समानता और बंधुत्व का विचार आया। मुझे तो ये संविधान एक तरह से देश का इंस्ट्रक्शन मैनुअल लगता है। जैसे आगे हम DNA पढ़ेंगे ना, जो बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वैसे ही देश के लिए संविधान है। बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। और इस मैनुअल के 12 शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां हैं। पहली में संघ व राज्य क्षेत्र हैं, दूसरी और तीसरी के लिए एक ट्रिक है, पहले वेतन फिर काम, यानी दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। सही है। चौथी में राज्यसभा की सीटें, छठी में जनजातीय प्रशासन, 7वीं में शक्तियों का वितरण, 8वीं में भाषाएं, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल कानून।
हाँ, जो 52वें संशोधन से आया, और 11वीं में पंचायतें हैं जिसमें 29 विषय हैं, और 12वीं में नगर पालिकाएं जिसमें 18 विषय हैं। अगर हम मुख्य भागों की बात करें जो अब 25 हैं। उनमें से कुछ खास हैं, है ना? भाग 1 में संघ, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4A में मूल कर्तव्य हैं। बिल्कुल। भाग 9 में पंचायतें, 9A में नगरपालिकाएं, 9B में सहकारी समितियां हैं, 15 में चुनाव, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल और 20 में संविधान संशोधन है। तो कानूनों से अब हम थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं, जब तलवारें कानून तय करती थीं। खिलजी वंश, यहाँ एक MCQ है। MCQ 1307 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान कहाँ हुआ? इसका उत्तर है देवगिरी। खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 तक था। इसकी ट्रिक है, खुजली में जलन होती है। जलालुद्दीन इसका संस्थापक था। तार दिनारी भी कहते थे। उसके जरिए लगातार हमले किए, जैसे 1307 में देवगिरी, 1309 में वरांगल, 1310 से 11 में द्वारा समुद्र और 1311 में मदुरई। हाँ, और उसके सुधार बहुत फेमस हैं। उसने बाजार नियंत्रण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS शुरू की थी। लेकिन ये बाजार नियंत्रण शुरू क्यों किया था उसने? क्योंकि उसे एक बहुत विशाल सेना चाहिए थी मंगोलों से बचने के लिए। अब इतनी सेना को पूरा वेतन देता तो खजाना खाली हो जाता, तो उसने कम वेतन दिया और चीजों के दाम फिक्स कर दिए ताकि सैनिक कम पैसे में गुजारा कर सकें। उसने एकता प्रथा खत्म करके नकद वेतन देना शुरू किया था। ओ, समझ गई। इतिहास से निकलकर अब थोड़ा भूगोल देखते हैं। राजा चाहे जितनी कोशिश कर लें, ज्योग्राफी को नहीं जीत सकते। हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है। इसके 3 भाग हैं, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। और नदियों के हिसाब से इनका विभाजन बहुत मस्त है। सिंधु और सुतलज के बीच पंजाब हिमालय, सुतलज और काली के बीच कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। इसकी ट्रिक स्लाइड में बहुत बढ़िया दी है। कमाते कमाते काला हो गया। इससे सीक्वेंस याद रखना आसान हो जाता है। भूगोल से आते हैं सीधा इकोनॉमी पर। MCQ RBI द्वारा क्या निर्धारित नहीं किया जाता? उत्तर है PLR यानी प्राइम लेंडिंग रेट, क्योंकि ये बैंक खुद तय करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर RBI इतना कुछ कंट्रोल करता है तो बैंक अपना PLR खुद क्यों तय करते हैं? देखिए, RBI का काम सिस्टम को नियमित करना है। वो बैंक रेट, CRR और SLR तय करता है। लेकिन PLR वो रेट है जिस पर बैंक अपने सबसे ट्रस्टेड कस्टमर्स को लोन देते हैं। अब हर बैंक का अपना मुनाफा और लागत होती है, तो उन्हें इतनी आज़ादी मिलती है। वैसे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव से ज़्यादा प्रभावी होता है। सही बात है। तो अब इकोनॉमिक्स से जंप करते हैं साइंस के रहस्यों पर। स्लाइड 13 और 14 पर इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे पेरिस्कोप, ओडोमीटर जो डैशबोर्ड पे होता है, और पायरोमीटर जो बहुत हाई टेम्परेचर मापता है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के लिए होता है। रेडार से प्लेन की डायरेक्शन पता चलती है, और सोनार से पानी के अंदर की चीजें ढूंढते हैं। इसी के साथ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का डिफरेंस भी बताया गया है। केमिकल चेंज परमानेंट होता है ना, क्योंकि नया पदार्थ बनता है, जैसे जंग लगना, दूध का दही बनना या खाना पचना। बिल्कुल। और फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है, जैसे कांच टूटना या बर्फ पिघलना। इसमें अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बदलता। अब एक और जरूरी सवाल सेल बायोलॉजी से। MCQ कोशिका विज्ञान में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? जिसका उत्तर है राइबोसोम। सही जवाब। राइबोसोम 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, और गोल्जी एपैरेटिस को ट्रैफिक पुलिस। ओह वाओ, वेट, गोल्जी एपैरेटिस बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है ना, जैसा हमारी इकोनॉमी में RBI करता है। दोनों ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ फ्लो को रेगुलेट करते हैं। हंसकर, क्या बात है, बहुत ही शानदार कंपैरिजन है। और सेल में DNA और RNA भी होते हैं। DNA की जो डबल हेलिक्स संरचना हम पढ़ते हैं ना, उसकी खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी। तो इस बायोलॉजी के अमेजिंग फैक्ट के बाद अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, खेल का जज्बा। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की बात करें तो भारत ने कमाल कर दिया। 29 मेडल्स और 18th रैंक। सच में काफी गर्व की बात है। पैरालंपिक्स 1960 में रोम में शुरू हुए थे। लुडविग गुटमैन इसके जनक थे।
भारत के पहले मेडल विजेता मुरलीकांत पेटकर थे और अवनी लेखरा लगातार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ओपनिंग सेरेमनी में हमारे फ्लैग बेरर्स भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे और क्लोजिंग में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। अब एक और इवेंट खो खो विश्व कप 2025 दिल्ली में होगा। हाँ, और इसका विजेता भारत रहा और नेपाल उप विजेता। खो-खो में 9 प्लेयर्स मैदान पर और 3 बेंच पर होते हैं। इसके मैस्कॉट हैं तारा और तेजस और ब्रांड एम्बेसडर्स हैं सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। एक फैक्ट ध्यान रखें, पुरुषों के पोर्ट की माप 27/16 मीटर होती है। तो इसके साथ हमारा ये मेगा रिवीजन पूरा होता है, लेकिन एक्सपर्ट जी, स्लाइड के आखिर में एक होमवर्क भी तो है सुनने वालों के लिए। हाँ, होमवर्क का सवाल है, महिला वर्ग के खो-खो कोर्ट की माप क्या है? ये सबको खुद ढूंढना है। और जाने से पहले सोनवीर सर की कविता सुनाना चाहूंगा। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। कितनी गहरी बात है। हम सब इस तैयारी में एक बड़ी भीड़ का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन मंजिल तक उड़ना तो खुद अकेले ही पड़ता है। मुझे आशा है कि आज के इस सेशन ने आपके उस उड़ान के पंखों को और मजबूत किया होगा। अपने सपनों पर दुगना फोकस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।